आगाही के इस सेशन में मैं सुंदस फयाज़ अपनी जानिब से और अपने साथी शाहिद शेर अली की जानिब से अपने तमाम देखने सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज के इस सेशन में हम ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़लसफ़ा किस तरह से ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, ह्यूमन नेचर क्या है और आज इस पर बात करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है। अगर हम आम अल्फाज में बात करें तो हम कहते हैं इंसानी फितरत, लेकिन अगर इसको मज़ीद अनफोल्ड करें तो हम ये कहते हैं कि एक इंसान कैसा बिहेव करता है। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, ख्याल रखता है, मिलनसार है, तो हम ये कहते हैं कि ये शख्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इन नेचर है, लविंग इन नेचर है, इसका नेचर मिलनसार है, खुश इखलाक है। और अगर कोई शख्स थोड़ा नाराज़गी का इजहार ज़्यादा करता है या थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करता है, तो हम ये कहते हैं कि ये शख्स फितरतन गुस्से वाला है या जल्दी नाराज़ हो जाता है। लेकिन क्या फ़िलॉसफ़ी भी ह्यूमन नेचर को ऐसे ही समझती है, या फ़िलॉसफ़ी में यानी फ़लसफ़े में ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मुख्तलिफ है? तो आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। शाहिद, फ़िलॉसफ़ी में ह्यूमन नेचर को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सुंदस कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आम तौर पर हम इंसान के एक्शंस के ज़रिए इसके नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम फ़लसफ़े की बात करते हैं तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। चूँकि फ़लसफ़ा हमेशा फ़र्स्ट ऑर्डर क्वेश्चंस की बात करते हैं, यानी कि जो बुनियादी हकीकतें, मिसाल के तौर पे अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं, जैसे कि इंसान की हकीकत, खुदा की हकीकत और कायनात की हकीकत। तो जब हम इंसान की हकीकत की बात करते हैं, उसकी रियलिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट डज़ इट मीन टू बी ह्यूमन, यानी इंसान होने का मतलब क्या है। तो फ़लसफ़े के अंदर सबसे पहले हम नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमन की रियलिटी क्या है, और जब हम उस रियलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर हम ये बता सकते हैं कि वो किस तरह से एक्ट करेगा। यानी कि बिल्कुल रिवर्स है। पहले हमने ये देखा कि हम इंसान के एक्शंस के ज़रिए उसके नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम फ़लसफ़े की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इंसान के नेचर को उसकी रियलिटी के ज़रिए अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर हम उसके एक्शंस के हवाले से बात करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ एक्शंस क्यों करता है। और इसके हवाले से हमारे पास फ़लसफ़े में कुछ मुख्तलिफ़ व्यूज़ हैं जिसके ज़रिए हम ह्यूमन नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल शाहिद, जब हम फ़िलॉसफ़ी में ह्यूमन नेचर के व्यूज़ की बात करते हैं कि फ़िलॉसफ़ी कौन कौन से व्यूज़ ह्यूमन नेचर के रिलेटेड रखती है, तो मल्टीपल व्यूज़ हमारे सामने आते हैं। और आज इस सेशन में हम 2 डोमिनेंट व्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहला व्यू जो है वो है एसेंशियलिस्ट व्यू, यानी एक ऐसा व्यू जो कि ह्यूमन नेचर को उसके कोर से डिफ़ाइन करने की कोशिश करता है, यानी एक ऐसा ह्यूमन नेचर का पार्ट या इंसान की रियलिटी का पार्ट जिसके बिना शायद उसकी एग्जिस्टेंस को मीनिंग देना मुश्किल हो, असेंशियल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट हो। तो फ़िलॉसफ़ी इस पे किस तरह से पूरी डिस्कशन जनरेट करती है? बहुत अच्छा आपने ये व्यू शेयर किया। असेंशियलिस्ट व्यू को हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आपके सामने ये कलम है। अगर हम इस कलम की एग्जांपल लें तो इसका एक ख़ास स्ट्रक्चर है, एक ख़ास फॉर्म है, इसकी एक ख़ास ग्रिप है जिसके ज़रिए हम लिखते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूं कि वो क्या चीज़ है जो इस कलम को कलम बनाती है, तो आपका इस पर क्या जवाब होगा? क्योंकि ये लिखने के काम आता है, बेसिक प्रॉपर्टी। बिल्कुल, क्योंकि ये लिखने के काम आता है, इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है जिसकी वजह से हम इसे कलम कहते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि मिसाल के तौर पे ये कलम सोने का बना हुआ है, या हम कहें कि इस पर डायमंड्स लगे हुए हैं और ये दुनिया का खूबसूरत तरीन कलम है, लेकिन ये लिख नहीं सकता, तो क्या फिर ये कलम होगा? नहीं, ये डेकोरेशन पीस होगा। ये फिर एक डेकोरेशन पीस होगा। ठीक उसी तरीके से हम ये कहते हैं कि फ़लसफ़े में जो असेंशियलिस्ट व्यू है वो ये कहता है कि हर वो चीज़ जो अपने एसेंस को फुलफ़िल करे, उसका एक पर्टिकुलर एसेंस, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो जिसको वो फुलफ़िल करे, तभी वो जो है वो उसका एसेंस होता है। ठीक उसी तरीके से इंसान का भी जो है वो एक फंक्शन है, और अगर हम फ़लसफ़े की ज़बान में बात करें तो उसे हम कहते हैं टेलियोलॉजी, यानी जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है, तो अगर वो उसको फुलफ़िल करता है तभी वो जो है वो ह्यूमन कहलाएगा। और इसके हवाले से हमारे पास फ़लसफ़े में मुख्तलिफ़ व्यूज़ मिलते हैं। तो शाहिद,
कौन डिफाइन करेगा कि इंसान के ज़िंदगी का मकसद क्या है या उसका बेसिक फंक्शन क्या है? बहुत अच्छी बात की आपने। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि इस पेन का फंक्शन क्या है? ये किसने डिफ़ाइन किया होगा? इसके क्रिएटर ने। इसके क्रिएटर ने, यानी इसके बनाने वाले ने। ठीक उसी तरह से हमारे पास फ़लसफ़े में एक व्यू है जिसे हम कहते हैं रिलीजियस व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि मजहबी व्यू जिसके ज़रिए हम जो है वो इंसान को डिफ़ाइन करते हैं। तो जिस तरह से इस पेन को बनाने वाले ने इसका पर्पस डिफ़ाइन किया है, ठीक उसी तरीके से इंसान को भी जिसने बनाया है उसने उसका पर्पस जो है वो पहले से ही डिफ़ाइन किया हुआ है। और अगर हम मज़हबी हवाले से बात करें तो हमारे पास मिसाल के तौर पे कुरान की एक आयत है, सूरह ज़ारियात की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसानों और जिनों को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वो इबादत करें। तो गोया एक पर्पस जो हमें रिलीजन से मिलता है वो ये कि इंसान को इबादत के लिए बनाया गया। ठीक उसी तरीके से अगर हम बाइबल का हवाला लें तो बाइबल की एक बड़ी खूबसूरत वर्स है जिसमें ये लाइन है कि मैन इज़ बॉर्न टू लव गॉड एंड टू सर्व गॉड, यानी इंसान बुनियादी तौर पे इसीलिए पैदा किया गया है कि वो खुदा से मोहब्बत करे और उसकी अताअत करे। तो गोया मोहब्बत करना, इताअत करना और खुदा से जो है वो उसकी इबादत करना, ये जो है वो इंसान का बुनियादी पर्पस है। इसी हवाले से एक शेर भी मौलाना रूमी का एक शेर है जिसमें वो फरमाते हैं कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी ज़िंदगी शर्मिंदगी, यानी इंसान की जो ज़िंदगी का मकसद है दरअसल वो बंदगी है। तो अब अगर हम इन तमाम चीज़ों को समेटें तो इसमें एक चीज़ जो बिल्कुल वाज़े नज़र आती है वो ये कि इंसान की खलकत का एक बुनियादी पर्पस है जो कि उसके क्रिएटर ने डिफ़ाइन किया है। तो इस हवाले से हम इसे रिलीजियस व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर कह सकते हैं। इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए शाहिद, अगर हम ये देखें कि एक व्यू जिसको हम रिलीजियस व्यू कहते हैं उसमें एक पर्पस डिफाइंड है जो कि हम कहते हैं सर्व गॉड या लव गॉड, लेकिन इसके अलावा भी हमें खुदा की जानिब से ह्यूमन की जो पर्पस है उसकी मल्टीपल मैनिफेस्टेशन दिखती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें कि सूरह बकरा आयत 30 में खुदावंद ताला फरमाते हैं इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। यानी इंसान को खुदावंद ताला ने ज़मीन पर अपना नुमाइंदा या खलीफा बनाया है तो उसके साथ फेलो ह्यूमन बीइंग भी एग्जिस्ट करते हैं और उनके लिए उसका क्या कंट्रीब्यूशन है ये भी हमारे फ़राइज़ में से एक है या हमारी प्री डिफ़ाइंड फंक्शन में से एक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में नज़र आता है वो ये कि किस तरह से ह्यूमन इस कायनात से इंटरेक्ट करता है, उसका क्या रिलेशनशिप है, वो इस कायनात को कैसे देखता है और वो उस कायनात के लिए क्या कंट्रीब्यूट करता है। हिज हाइनेस द आगा खान, ऑटोवा कनाडा, नवंबर 27, 2013 में इस पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। वो अपनी स्पीच में कहते हैं फॉर आवर फेथ कॉन्स्टेंटली रिमाइंड अस एज गुड स्टीवर्ड्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन टू लीव द वर्ल्ड इन अ बेटर कंडीशन देन वी फाउंड इट। यानी खुदा के खलीफा होने की हैसियत से या नुमाइंदा होने की हैसियत से हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस क्रिएशन को उससे बेहतर कंडीशन में छोड़ के जाएं और उसके लिए यकीनन हमारे पास ये पर्पस है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हों। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए डिफ़ाइनिंग पर्पस है जो कि रिलीजन पे बिलीव करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करते हैं। तो उनके लिए कौन डिफ़ाइन करता है कि उनकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है या रियलिटी कैसे अचीव हो? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है और जैसा कि मैंने शुरू में भी आपसे ज़िक्र किया कि एसेंशियलिस्ट व्यू में भी हमारे पास मल्टीपल व्यूज़ हैं। तो एक और व्यू जो हमें नज़र आता है एसेंशियलिस्ट व्यू में वो फ़िलासफ़ी से ड्राइव होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने पेश करूँगा। ग्रीक फ़िलासफ़ी में जो एक बहुत मशहूर फ़िलासफ़र हैं प्लेटो, जिन्हें हम अफलातून भी कहते हैं, उनका एक व्यू है ह्यूमन नेचर के हवाले से और वो बड़ी खूबसूरत मिसाल के ज़रिए इस ह्यूमन नेचर के इस व्यू को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जो है उसकी मिसाल एक चैरिएटर की तरह है। चैरिएटर मीन्स घोड़ा गाड़ी की तरह है जिसके अंदर दो घोड़े हैं। अच्छा, वो इसको इस तरह से बयान करते हैं कि ह्यूमन नेचर एक घोड़ा गाड़ी की तरह है जिसमें दो घोड़े हैं। अब उसमें से एक घोड़ा जो है वो उनका एपिटाइट है। एपिटाइट से मुराद जो हमारी जिबिल्लत होती है, जो हमारी इंस्टिंक्ट होती है, बुनियादी ख्वाहिशात जैसे कि हम खाना पीना सोना, ये जो हमारी जिबिल्ली ख्वाहिशात हैं इसके हवाले से।
दूसरा वो कहते हैं एक जो है वो घोड़ा जो है वो स्पिरिट है या पैशन जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर हमारे इमोशंस आ जाते हैं, हमारा लव, हमारा एंगर, हमारा करेज और ये हमारा फियर, ये तमाम चीज़ें उस स्पिरिटेड पार्ट के अंदर होता है। और इन दोनों घोड़ों की जो लगाम है वो जिस चीज़ के हाथ में होती है वो रीज़न कहलाता है। रीज़न से मुराद हमारी अकल है। तो वो इस मिसाल के ज़रिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी जिबिल्लतें यानी हमारे एपिटाइट्स और हमारे पैशंस, अगर इन दोनों का कंट्रोल हमारे रीज़न के अंदर है, तब तो हम एक सही, एक अच्छे इंसान की तरह जो है वो बिहेव करेंगे। लेकिन अगर हमारा ये जो रीज़न का कंट्रोल है ये अगर कहीं लूज़ होता है तो फिर हम जो है वो एक इंसान की तरह बिहेव नहीं कर पाएंगे। और इस हवाले से अगर एक मिसाल यहाँ पर ये भी लें, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं? बिल्कुल हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने में आपको क्या लाहे अमल आप तय करती हैं कि किस तरह ऐसे लोगों से आप इंटरेक्ट करती हैं आम तौर पे? शायद जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनको एक्सट्रीम लेवल पे इमोशंस ऑपरेट करते हैं, मैं कहूँ, या वो इमोशंस को एक्सट्रीम लेवल पे ऑपरेट करते हैं, तो एक जो चीज़ आपको उनसे बात करने के लिए रोकती है या फिर कॉन्शियस करती है वो ये होता है कि उनका जो बिहेवियर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। मतलब आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी बात उनके मूड को किस तरह से अफेक्ट करेगी। तो समहाउ आप उनसे बात करते हुए थोड़े से या तो रिलक्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उनके साथ जो है वो तमाम चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, बल्कि आप उनसे लाइफ के लिमिटेड एरियाज़ में जो है ना वो इंटरेक्ट करते हैं। इसका एक और मतलब ये भी है कि हम उनसे एक रैशनल एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी किस्म के बिहेवियर की। हमें ये डर होता है कि कहीं हम उनके साथ बात करें तो उसका कोई गलत रद्द-ए-अमल सामने ना आ जाए, तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इंसान के इमोशंस उसके रीज़न के कंट्रोल से बाहर निकल जाएं तब वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। और जब हम रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो हमें एक नुक्ता ये भी समझ में आता है कि ये जो हम कहते हैं ना इंसान, तो इसका जो रूट है ये इंस से निकलता है, अरबी में जिसे इंस कहते हैं। अच्छा, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हम इंसान पैदा नहीं होते बल्कि इंसान बनते हैं। जब आप इंग्लिश में भी इसको बात करें, ह्यूमन बीइंग यानी एक कंटिन्यूस आपका प्रोसेस है जिससे आप गुजर रहे हैं। यानी सोसाइटी के साथ जितना ज़्यादा आप रहते हैं तो आप उस रैशनल एक्सपेक्टेशन के तहत काम करने की कोशिश करते हैं। और गालिब का क्या एक खूबसूरत शेर भी यहाँ पर मुझे याद आता है कि बस के दुश्वार हर मुश्किल का आसान होना, बस के दुश्वार हर मुश्किल का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो गोया इंसान वही होता है जो एक रैशनली एक्सपेक्टेड बिहेवियर के तहत सोसाइटी में जो है वो अमल करता है। और प्लेटो जो है वो इसी अंदाज में जो है वो रैशनलिस्ट व्यू को जो है वो देखते हैं। अगर हम इस एसेंशियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को समेटें या उसको समराइज़ करें तो मैं समझती हूँ कि हम ये देखते हैं कि किसी भी इंसान को जो डिफ़ाइन कर रहा है वो या तो रिलीजन कर रहा है या रैशनल कर रहा है या रीज़न कर रहा है। लेकिन रिलीजन में भी हम ये देखते हैं कि अक्ल की जो रोल है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। और हमने देखा है कि कुरान शरीफ में भी इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात की गई है कि किस तरह से हमें अपने रीज़न को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं फिर उसी आयत पे जाऊंगी कि जिसमें खुदावंद ताला खलीफा मुकर्रर करने की बात करते हैं, तो वो हमें बहुत सारे फंक्शंस देते हैं, लेकिन हर फंक्शन को कैसे करना है वो इंसानी सोच पर छोड़ दिया गया है कि किस तरह से क्रिएशन को बेटर करना है, किस तरह से लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बेटर करना है। तो कहीं ना कहीं रोल ऑफ इंटेलेक्ट जो है वो हमें रिलीजन में भी नज़र आता है। लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी तरफ जो है मैं अपने नाजरीन को लेके जाना चाहूँगी, और उसको फिर उसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जो कि आपने भी शुरू में दी थी कि किसी पेन को उसका पर्पस डिफ़ाइन कर रहा है यानी लिखने की। लेकिन इसी पेन को हमने देखा है कि मल्टीपल रीजंस की वजह से मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। यानी इस पेन को से लिखा जाता है, इस पेन से मारा जाता है, इस पेन को डेकोरेशन पीस बनाया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा नुक्ता आपने शेयर किया कि चीज़ों को उनके पर्पस से जानना तो हमने सीखा, लेकिन ये क्या बात है कि हम उन चीज़ों को डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसे फ़लसफ़े में जो है वो नॉन एसेंशियलिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर कहा जाता है। अब जैसे आपने पेन की एग्जांपल दी तो मैं उसी एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि जब आप इस पेन को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका कोई फिक्स्ड एसेंस नहीं है,
बल्कि इसकी एग्जिस्टेंस ने इसके एसेंस को चेंज कर दिया। बहुत एक खूबसूरत मिसाल हमें मिलती है एल्फ्रेड नोबल की, आपने उनका नाम यकीनन सुना होगा। एल्फ्रेड नोबल जो है वो शख्स है जिनकी वजह से आज जो है वो नोबल प्राइज़ हम देखते हैं कि जारी है। एक ज़माने में उनके हवाले से अखबार में एक ख़बर छपती है और वो ख़बर ये थी कि मौत का सौदागर मर गया, यानी द मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ डाइड। अच्छा, इत्तफाक से एल्फ्रेड उस वक्त ज़िंदा होते हैं और जब वो अपने बारे में ये ख़बर पढ़ते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि मेरे बाद मुझे दुनिया इस हवाले से याद करेगी। तो वो फ़ौरन से जो है वो इस चीज़ को इंक्वायर करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो पता ये चला कि उन्होंने एक चीज़ ईजाद की थी जिसे हम कहते हैं डायनामाइट। अच्छा, डायनामाइट उन्होंने क्यों ईजाद किया था? चूँकि उनके वालिद जो है वो पहाड़ों को तोड़ने का और चट्टानों को तोड़ने का काम करते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये डायनामाइट अगर मैंने बना दिया तो इसकी वजह से आसानी हो जाएगी, वो आसानी से अपना काम कर सकेंगे। लेकिन हुआ ये कि लोगों ने उस डायनामाइट का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी उससे इंसानों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो उनके बारे में एक गलत व्यू प्रेजेंट हो गया लोगों के सामने। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा आपका पर्पस पहले से डिफाइन नहीं होता, बल्कि कभी कभार आपकी एग्जिस्टेंस आपके एसेंस को बदल देती है। तो जिस तरह से उस डायनामाइट के साथ हुआ कि उसको लोगों ने फिर गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इसी तरह एक जो नॉन एसेंशियलिस्ट व्यू है ह्यूमन नेचर के हवाले से, वो हमें ये बताता है कि इंसान का कोई फिक्स्ड एसेंस नहीं है, बल्कि इंसान जिस तरह चाहे अपनी ज़िंदगी को मीनिंग दे सकता है और अपनी ज़िंदगी के एक्शंस को डिटरमिन कर सकता है। तो ये जो है वो नॉन एसेंशियलिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर के हवाले से। तो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो व्यू हमें इस कैटेगरी में नज़र आता है वो है एग्जिस्टेंशियल व्यू। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, एग्जिस्टेंशियल व्यू, बिल्कुल आपने सही कहा कि एग्जिस्टेंशियल व्यू यही है कि दरअसल एसेंस पहले से मौजूद नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंस खुद डिफ़ाइन करेगी अपने एसेंस को। यानी मिसाल के तौर पे इंसान ये खुद बताएगा कि वो क्या करना चाहता है, उसकी लाइफ के गोल्स क्या हैं, उसकी लाइफ के मीनिंग क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे आज बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को फुटबॉलर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, कोई सोशल वर्क करना चाहता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें कुछ लोग अपनी लाइफ को ग्रेटर मीनिंग देना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी को एक हवाले से खुद मीनिंग देने की कोशिश करता है, यानी वो ये समझता है कि कहीं ना कहीं उसके हाथ में है अपनी ज़िंदगी को मानी देना। तो इसे हम एग्जिस्टेंशलिस्ट व्यू भी कहते हैं। जब मैं एग्जिस्टेंशलिस्ट व्यू के बारे में पढ़ रही थी तो इसमें हमें मल्टीपल थिंकर्स मिलते हैं, जिसमें से एक का जिक्र मैं करती चलूँ जो कि किर्केगॉर्ड के नाम से मशहूर है। वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ह्यूमन नेचर है वो ये कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी के 3 फेजेज़ होते हैं। एक फ़ेज़ होता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, यानी कि इंसान एक प्लेजर से दूसरे प्लेजर की तरफ मूव करता है। एक चीज़ से खुशी हासिल की, फिर वो दूसरी चीज़ पे जाता है, फिर वो तीसरी चीज़ पे जाता है, एंड देन वो अपनी ज़िंदगी के सेकंड फेज़ में एंटर होता है जो कि है बोर्डम। यानी जब वो प्लेजर से थक जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे एथिकल लाइफ की तरफ अपने आप को मूव करना चाहिए। एक फ़ेज़ इसको गुजारने के बाद किर्केगॉर्ड कहते हैं कि इंसान एक फ़ाइनल फेज़ में एंटर होता है जो कि है नाइट ऑफ इनफाइनाइट रेजिग्नेशन, यानी एक ऐसा फेज़ जिसमें वो रिलीजियस बन जाता है और रिलीजियसली अपने आप को एक्सप्लोर करता है, जो कि ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि इंसान के मल्टीपल फेजेस भी इंसान की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं वजह दे रहे होते हैं, उसके पर्पस ऑफ लाइफ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, मीनिंग दे रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसी चीज़ें भी हमने अपने हिस्ट्री में देखी हैं। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और बिल्कुल आपने बहुत अच्छा नुक्ता शेयर किया किर्केगॉर्ड का। यानी इससे अगर मैं जो रिफ़्लेक्ट कर रहा था आपकी गुफ्तगू से वो ये कि इंसान की अपनी ज़िंदगी में भी हर एक वक्त में मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। यानी उसका जो इनिशियल पार्ट है ज़िंदगी का, जब वो यूथ के उसमें होता है तो उसकी ज़िंदगी का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। फिर जब वो अपनी उम्र के एक दरमियाने हिस्से में पहुंचता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फिर जब वो उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचता है तो यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस जिस तरह से ग्रो कर रही है उसी तरह से उसकी ज़िंदगी को डिफरेंट मीनिंग मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि ख़ास तौर से एग्जिस्टेंशलिस्ट व्यू में हम देख सकते हैं। बेसिकली ये जो आइडिया है एग्जिस्टेंशलिज्म, ये एक पोस्ट इनलाइटनमेंट फ़िलॉसफी है। पोस्ट इनलाइटनमेंट का मतलब ये है कि एक तो एरा वो था जो कि मॉडर्निटी से पहले वाला एरा था, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक गॉड सेंट्रिक यूनिवर्स है,
यानी कि आपकी जो इंसान की जो ओंटोलॉजी है या जो उसकी हकीकत है वो गॉड की तरफ से डिफाइंड है। जैसे कि हमने बाइबल की वर्ड्स को भी कोट किया कि इंसान इसीलिए पैदा किया गया है टू लव गॉड एंड टू सर्व गॉड। लेकिन जब हम पोस्ट इनलाइटनमेंट एरा की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि जब उन्होंने जब ये इनलाइटनमेंट की जो फिलॉसफी ये एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गई, यानी जब इसने कहा कि ह्यूमन सेंटर्ड यूनिवर्स होनी चाहिए, तो फिर ह्यूमन ने अपनी ज़िंदगी को खुद डिफ़ाइन करना शुरू किया। लेकिन अब इसमें एक जो बात है वो ये है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद डिफ़ाइन करने लगता है तो बहुत सारे लोग जो है वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को खुद मीनिंग देने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का भी शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे नीत्शे की अगर हम बात करें तो वो ये कहता है कि अब लाइफ जो है इंसान की वो एक ऐसे समंदर के अंदर है कि जिसमें कोई किनारा नज़र नहीं आ रहा है, यानी डायरेक्शन लेस हो गई। क्योंकि पहले कम से कम आपके पास एक डायरेक्शन थी रिलीजन की फॉर्म में कि वो आपको गाइड कर रही थी कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस ये है। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के मानी तलाश ही ना कर पाए, और आज इसकी इम्प्लीकेशन हमें नज़र भी आती हैं कुछ हद तक, अगर हम जैसे डिप्रेशन या एंग्जाइटीज़ की बात करें तो बहुत सारे लोग जब अपनी लाइफ में मीनिंग को लूज़ कर देते हैं तो फिर वो डिप्रेशन और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब शायद ज़िंदगी में कोई मीनिंग बाकी नहीं रहा। तो ये भी एक अलमिया है जो कि इस व्यू के साथ हमें नज़र आता है। एग्जिस्टेंशियल पॉइंट मिलता है कि एग्जिस्टेंस डिफाइन करती है, लेकिन डेफिनेटली इसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो व्यू है ना वो हमें नॉन असेंशियल व्यू में नज़र आता है, और इसको मैं एक शेर के ज़रिए इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। शायर ने कहा, ज़िंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। यानी अगर हम ज़िंदगी को लिटरली देख रहे हैं तो हम किसी पार्टिकल से, एटम से, एलिमेंट से मिलके बन गए हैं, और अगर हम मौत को डिफ़ाइन करना चाहें तो ये सब चीज़ें आपस में बिखर जाएं जो सिमटी हुई थी तो मौत वाक़ई हो जाती है। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सोल या एग्जिस्टेंस को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो फ़िलॉसफी क्या कहती है इस पर? अच्छा, ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे शेयर की कि ये जो व्यू है जिसकी आप बात करिए, जैसा कि शायर ने कहा कि ज़िंदगी एक ज़हूर तरतीब है। अनासिर में ज़हूर तरतीब यानी जब पार्टिकल्स के अंदर, एटम्स के अंदर, सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन पैदा हो जाती है तो उसमें ज़िंदगी पैदा हो जाती है, और जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाए तो मौत वाक़ई हो जाती है। तो इस अगर डेफिनेशन को हम देखें तो हमें नज़र आता है इसमें साइंटिफिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। तो अगर आप साइंटिफिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर की बात करें तो वो एक फिज़िकलिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर है, यानी जो कि सिर्फ ज़ाहिरियत या मादियत के ऊपर बिलीव करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप मेडिकल साइंस की बात करें तो आप अगर एक ह्यूमन को डिफ़ाइन करने जाएँ वहाँ पर, तो जितने भी मेडिकल में आप कोर्सेज को देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन सोल के हवाले से नहीं मिलेगा। उसमें आपको सिर्फ बॉडी का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्योंकि उनके मुताबिक फ़िज़िकली बॉडी को एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी उसमें कोई सोल का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। और अगर मज़ीद अगर आप इसको सोचना शुरू करें तो इसमें हमें डार्विन की थियरी भी नज़र आती है जो कि इवोल्यूशन थ्योरी है। यानी कि इवोल्यूशन थ्योरी हमें ये बताती है कि इंसान जो है वो दरअसल एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस का नतीजा है, यानी अरबों साल का एक इवोल्यूशन प्रोसेस है जिसमें आज हम इंसान बन गए। यानी ये कोई प्लैंड वो चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक ब्लाइंड और एक नेचुरल सिलेक्शन है, एक ब्लाइंड इवोल्यूशन है जिसकी वजह से आज हम इंसान बन गए। तो जो भी इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को मतलब के ज़िंदा रख पाया वो आज बाकी रह गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह का नॉन एसेंशियलिस्ट व्यू है, साइंटिफिक व्यू, जो हमें ये बताता है कि हम इंसान बने तो ये एक एक्सीडेंटल वो है, ना कि कोई प्लान इसके पीछे वो चीज़ है कि भाई इंसान को इसलिए पैदा किया गया है या इंसान इसलिए बल्कि ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस का जो है वो नतीजा है। और आपने बड़े खूबसूरत शेर के ज़रिए इस नोशन की जो है वो अक्कासी की। थैंक यू शाहिद। अगर हम इस पूरी गुफ्तगू को समेटें कि हमने अभी तक जो है वो 4 इम्पॉर्टेंट व्यूज़ पे बात की, तो पहला हम ये देखते हैं कि वो एसेंशियल पार्ट है, और एसेंशियल पार्ट के अंदर हमें 2 बेसिक व्यूज़ नज़र आते हैं। एक होता है जो रिलीजियस साइड की तरफ इंक्लाइंड है, और एक जो है वो रीज़न की तरफ उसका झुकाव है। और उसके साथ अगर हम देखें तो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट की तरह समहाउ फील होता है कि रीज़न को फुल ऑटोनॉमी हासिल है और इंसान अपनी एग्जिस्टेंस को खुद डिफ़ाइन करेगा, अपनी लाइफ को खुद मीनिंग देगा। और साथ साथ एक और व्यू जो नज़र आता है वो साइंटिफिक व्यू है। लेकिन ये सब गुफ्तगू के बाद हमारी नाजरीन को इस सेशन से क्या हासिल होगा?
वो क्या सीखेगा, क्या समझेगा? हाँ, ये यकीनन आपने बहुत अच्छा नुक्ता यहाँ पे शेयर किया कि ये आखिर हम इससे क्या मैसेज लेना चाह रहे हैं। तो मैं आपको लेकर जाऊँगा उसी पहले सवाल की तरफ जिससे हमने सेशन का आगाज़ किया था कि आपने जिस तरह शेयर किया हमारे नाजरीन से कि जो इंसान के एक्शंस हैं हम उससे उसके नेचर को डिटरमिन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमने इन चारों व्यूज़ के बारे में जाना तो अब हमें ये समझ में आएगा कि कैसे वो नेचर इंसान के एक्शंस को डिटरमिन करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम फिज़िकलिस्ट व्यू की बात करें और थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लिया जाए कि इंसान जो है वो सिर्फ एक मैटर है या एक साइको केमिकल ऑर्गेनिज्म की तरह है जैसे कि साइंस हमें बताती, तो अगर इंसान अगर इस व्यू को लेकर चलता है अपनी ज़िंदगी में तो फिर उसकी अप्रोच क्या होगी लोगों की तरफ, वो लोगों के साथ किस तरह बिहेव करेगा। क्योंकि फिर उसके नज़दीक अगर एक लेमैन के अंदाज में बात की जाए तो जो कुछ है यहीं पर है, फिर आगे का तो कुछ भी नहीं है, तो जो कुछ उसे करना है फिर वो यहीं पर करेगा। लेकिन अगर हम दूसरे व्यू की बात करें जो कि रिलीजियस व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर है, तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ भी हो जाती हैं, कुछ लोगों से मतलब गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो फिर अगर हम आखिरत को सामने रखते हैं, यानी कि हम समझते हैं कि नहीं हमारे पास एक सोल भी है और जो कि हमें आगे अगली लाइफ में हमें इसका जो है वो फ़ायदा मिल सकता है, तो फिर हमारा व्यू जो हमारा कंडक्ट है लोगों की तरफ वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें फिर एथिकल वैल्यूज़ भी शामिल हो जाती हैं। ठीक उसी तरीके से अगर कोई एग्जिस्टेंशलिस्ट व्यू को अपनाता है तो हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी को खुद से मीनिंग देना चाहे और अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ माने खुद से देना चाहे। लेकिन हो सकता है कि कोई रिलीजियस व्यू को ज़्यादा की तरफ इंक्लाइंड है तो वो अपनी ज़िंदगी को फिर उस मालिक की रज़ा के तहत गुजारने की कोशिश करता है। तो हम ये नहीं कहते कि इसमें कौन सा व्यू सही है या कौन सा गलत है, लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम आज के सेशन के बाद कम से कम ये जान सकेंगे कि हमारा इंक्लिनेशन किस व्यू की तरफ ज़्यादा है और हम किस तरह से अपने कंडक्ट को उससे डिटरमिन करते हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक डोमिनेंट व्यू को फेवर करते हों। हो सकता है कि मैं रिलीजियस व्यू के साथ साथ रैशनल व्यू को भी उतना ही अप्रिशिएट करती हूँ। लाइफ के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं रिलीजियस व्यू को अप्रिशिएट करूँ और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं रैशनल व्यू की तरफ जाऊँ, लेकिन समहाउ ये मेरे एक्शन को डिफ़ाइन करता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं चाहूँगी कि हम इसका जिक्र भी करें, वो ये कि हम इस पूरे सेशन के बाद शायद ये भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि सामने वाला क्यों ऐसा बिहेव करता है। जब हम कहते हैं कि हमें लोगों के साथ रहना है, दूसरों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो हम बहुत जल्दी लोगों के लिए जजमेंटल हो जाते हैं। तो शायद आफ्टर दिस सेशन हम ये समझ सकेंगे कि उसका कोई पर्टिकुलर एक्ट किसी नेचर से इन्फ्लुएंस्ड है, किसी व्यू से इन्फ्लुएंस्ड है, किसी व्यू की तरफ इंक्लाइंड है, और शायद हम हार्मनी क्रिएट करते हुए अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट हम अपने साथ साथ दूसरों को अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा नुक्ता शेयर किया और इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे एक आखिरी मैसेज के साथ कि आज जितनी भी इस सेशन के अंदर हमने गुफ्तगू की, इससे जो बातें हमने सीखी, तो उसमें से एक नुक्ता अगर हम अपने जहन में रखें कि हमने ये देखा कि हर इंसान का एक अपना वर्ल्ड व्यू होता है जिसके तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो जिस तरह से हम अपने वर्ल्ड व्यू को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हम इस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इसी तरह दूसरे लोगों के भी अपने अपने वर्ल्ड व्यूज़ होते हैं। तो ना सिर्फ हमें अपने वर्ल्ड व्यू की इज़्ज़त रखनी चाहिए, बल्कि जो सामने दूसरे लोग हमारे साथ हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, उनके वर्ल्ड व्यू की भी हमें उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में फिर एक ऐसे ही सेशन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।